हेलो, वेलकम टू द एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स। आई एम सौरभ प्रताप। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। टॉपिक का नेम है फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। ये लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। सो डोंट वरी अबाउट दिस एंड डोंट वरी अबाउट लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पीवाईक्यूज। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका नेचर क्या है। सो देखते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। ये 2018 में आईएफएस में क्वेश्चन पूछा गया था 150 वर्ड्स पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर affecting crop production with suitable examples. Notice it with suitable examples. So it is important. It was also asked in 10 marks, 150 words, 2020 civil service exam. Then next question is, Indian farmers usually choose crops and their varieties based on their socio-economic aspects and resources at their disposal. Critically comment. This is a very tough question. The nature of question is very tough. You have to maintain some fodder points. You have to collect some fodder points for this question, for solving this question in a good quality answers. तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा टिपिकल हो गया है। तो क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आपको गुड क्वालिटी आंसर लिखने के लिए आपके पास कुछ फॉर्डर मटेरियल होना चाहिए ऑलरेडी जो कि प्रिपेयर्ड हो। तो हम आज के लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। The next question is illustrate with examples the abiotic components in the ecosystem that influences the crop growth. This was asked in 10 marker IFS 2020 exam. Okay, so these are the nature of questions. They mainly ask about abiotic components. Okay, they ask whether whether affecting crop production. Okay, you know abiotic component. What are the abiotic components? Environmental factors on crop distribution and production. ये कैसे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सो ये हमें सारी की सारी चीज समझने की जरूरत है। तो आज के लेक्चर में हम सारे के सारे पैटर्न समझेंगे और क्या होता है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं या क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स which affect the crop distribution and crop growth. There are two factors which affect crop growth. Means crop production ultimately affected by crop growth. You get yield of crop based on its growth of crop. Okay, yield is ultimately depends on growth of crop. Okay, so these are interrelated. समझते हैं हम लोग क्या क्या है ये क्रॉप ग्रोथ के दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज अ इंटरनल फैक्टर जिसे कि हम लोग जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी फैक्टर्स बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ एक्सटर्नल फैक्टर्स मींस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स and it became important and topic of our question is our topic is the mainly focused on the environmental part, climatic part, okay, and this socio-economic part. हमारा जो आज का टॉपिक है इन्हीं दो पार्ट पे इन्हीं दो एरिया पे रिवॉल्व कर रहा है और इन्हीं दो को फोकस करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, क्योंकि आपके पास कुछ कंटेंट होना ही चाहिए ऑलरेडी इन सब के बारे में, और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू इन द वेरी वेरी बिगिनिंग, नो वेरी बेसिक्स। ओके, सो बी विथ मी, you will get whole idea about this agriculture optional with the very starting. Okay, so
जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट। अब किसी एरिया में क्रॉप रेनफॉल नहीं हो रही है, रेजिस्टेंट, तो वहां पे ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज लगाई जाएंगी। कुछ होगा पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी टाइप से और भी फीचर्स होते हैं जो जेनेटिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट वैरायटीज डेवलप करते हैं, नई नई वैरायटीज डेवलप करते हैं डिपेंडिंग ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया और विथ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कोई पर्टिकुलर गोल होता है कि हमारा ये अल्टीमेट टारगेट ये है कि ये इस क्रॉप की यील्ड ऐसी हो, ठीक है। या फिर जैसे कानपुर की जो यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ पे वैरायटी डेवलप करी गई जिसका अल्टीमेट गोल ये था कि जो व्हीट की वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा जिंक हो, ठीक है। जिंक और कैल्शियम दो एलिमेंट्स हो, और ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। सो genetic factors play important role, and environmental effects is very low in the internal factors, or we can say environmental effect is very low in genetic factors, okay. So focus these points. I am teaching from the very basics, ताकि आपको बेसिक से बेसिक चीजें सब सारी समझ में आ जाएं कि ये क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना है, जरूरी क्यों है समझना, और यूपीएससी ने दिया है तो क्यों दिया है, why UPSC put this topic in syllabus. In anyhow, it will be important. So we need to understand why it is important, what is the importance of this topic. If you don't have watched the previous lectures based on ecology, please watch all those lectures which I have already teached you in previous lectures. They are very detailed lectures, and they are the very foundation of agriculture optional unit 1. So as we know, distribution and production of crop is influenced by multitude of factors, जिसमें से एक सबसे ज्यादा क्या होता है, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट जो है सबसे ज्यादा क्रिशियल रोल प्ले करता है। what is it? Distribution and production of crop is influenced by various factors, and physical and social environmental factors. Social factors play crucial role in crop growth and crop distribution. In how much area one crop is being grown. कौन कौन सी ऐसी क्रॉप है जो पर्टिकुलर क्रॉप है या क्रॉपिंग पैटर्न है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न है जो फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। So physical and social factors play crucial role in this regard. What are the physical factors and what are the social factors? You know that social factor. What are the social factors? You are the UPSC aspirant. So like cultural practices, market demand, infrastructure, government policies, and traditional knowledge, everything, economic factors, na, everything affects comes under the social factors. Yeah, we can say that social environment, okay. अब फिजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, climatic factors, soil characteristics, topography, water availability. These factors come includes in under physical environment. Okay, I think you know about biotic and abiotic factors. What are biotic and what are abiotic? Please comment if you know what are biotic and what are abiotic. If you don't know, just read it from Google, or you can also skim environment book, Shankar IAS or any other book. This is a very basic topic of the environment and ecology. Okay, so get idea about this biotic and abiotic factors. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि बायोटिक। अब मैं आपको हर एक छोटी चीज यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि अगर मैं हर एक छोटी चीज डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो हमने समझा कि फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और सोशल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और हमारा आज का टॉपिक इन्हीं दो टॉपिक्स के अराउंड घूम रहा है और हमको इन्हीं दो टॉपिक के अराउंड डिस्कस करना है, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। देन we need to understand what are the physical environment या physical factors.
अब क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी क्रॉप को ग्रोथ में. क्लाइमेटिक कंडीशंस प्ले अ क्रूशियल रोल in the crop growth, crop distribution. Okay, so what it includes: temperature, precipitation, sunlight are greatly influence the crop distribution. These are the main factors which influence the crop distribution and crop growth. Okay, so these are the physical, or we can say these are the abiotic components. Abiotic. Okay, means these are non-living in nature. टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया, सनलाइट हो गई, ये सारे के सारे अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं. ठीक. सो सबसे पहले समझते हैं हमारा टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ इट अफेक्ट्स. अब जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, अब आपको धूप लगती है, टेम्परेचर हाई होता है तो स्वेट करते हैं, पसीना जाता है, बहुत बॉडी से निकलता है. ओके, एज टेम्परेचर राइजेस यू स्टार्ट स्वेटिंग. So in this regard, plants also have some physiological phenomena that affects the growth and development of crop. Okay, so temperature affects growth and development of crop. It influences the distribution and crop plants and vegetation. You can assume that अब ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है. सॉरी फॉर बैड मैप, जस्ट आपको समझाने के लिए है ये. ठीक है, ये इंडिया है. यहाँ पे हिमालयन रीजन पूरा आ जाता है. यहाँ पे टेम्परेचर दूसरा होगा, और यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, ये साउथ इंडिया आ गया, और ये नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट है. यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होगा. साउथ इंडिया में टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा. एंड नॉर्थ इंडिया, ये हिमालयन रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा. तो उसी अकॉर्डिंगली वेजिटेशन ग्रो करती है. ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्रॉप प्रोडक्शन में. डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं. ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली जब पर्टिकुलर हिमालयन रीजन में कोई भी क्रॉप ग्रो करी जा रही है, जैसे कि एप्पल है, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल. इन हिमालयन रीजन एप्पल ग्रोज वेल, almond grows well, because these crops have a specific requirement of temperature. Apple requires around 200 to 500 days of chilling temperature. Okay, it requires 200 to 500 days of chilling temperature, then it grows well and start fruiting. So every crop has a unique temperature requirement and other physiological requirements. Okay, so next part is precipitation. Next point is precipitation. What is precipitation? Precipitation includes all water which falls from the atmosphere. सारा पानी, सारा मतलब जो भी वाटर के जितने भी फॉर्म हैं, जैसे कि रेनफॉल होती है, बारिश होती है, स्नो होती है, हेल होते हैं, जो ड्यू होता है, फॉग होता है, और हेल्स मींस जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं. ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे, वो सारे के सारे क्या है ना, ये कम, ऑल दिस कम्स अंडर द प्रेसिपिटेशन. ओके, अब एडिक्वेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेसिपिटेशन क्रॉप ग्रोथ के लिए एसेंशियल है. जैसे कि मैंने समझाया था ना कि ये इंडिया है, और अब ये एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का. टेक एग्जांपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. This area has a high precipitation. Okay, because of this monsoon, this pattern of monsoon. Okay, then this area high potential of rice cultivation. So people start cultivating rice cultivation. Okay, start cultivation of rice and other crops which require high water requirement. ओके, हाई वाटर रिक्वायरमेंट जिन क्रॉप्स की होती है, वो सारी की सारी क्रॉप्स इधर ग्रो की जाती है. जैसे कि बैम्बू, यहाँ का जो फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू दिस फॉरेस्ट. ठीक है, बहुत ज्यादा, बिकॉज
रेनफॉल बहुत ज्यादा है। सो उसी तरह क्रॉप में जो होता है, सारी की सारी क्रॉप्स की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। राइस के जैसे मैंने बताया, water intensive crop है। Rice is a very water intensive crop. It needs a very high amount of water. And also sugarcane, it also requires a high amount of water while growing or growth of this crop. Okay, so precipitation also play a vital role in the crop production and crop distribution. Just I think you have watched series Bhaukal. You will say what sir is teaching, what is it Bhaukal. अब यहाँ पे क्या होता है, ये मुजफ्फरपुर यूपी का जो पार्ट है, ये तराई पार्ट है। यहाँ पे ये मुजफ्फरपुर एरिया है। मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर, सॉरी मुजफ्फरनगर है। यहाँ पे तराई रेंज है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होता है शुगर केन सबसे ज्यादा इधर ग्रो किया जाता है। फिर इसके बाद साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है, प्रिसिपिटेशन अच्छा है, मानसून अच्छा रहता है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी जो शुगर केन इंडस्ट्रीज हैं, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, प्रिसिपिटेशन का ये रोल है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन में। देन और नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी, हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है पहले ये जानने की जरूरत है। कोई भी पानी, एनी वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज अ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी, देयर आर 2 to 3 टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, relative humidity. Okay, but for us we require relative humidity. It is important. It is the percentage of water in the air. Okay, I hope you know about a relative humidity. If you don't know, then go and read, because it is a very basic concept. Okay, I will not teach every basic point, because if I start teaching every basic point, it will take too much time and you will feel boring. Sorry, teaching very basic. So if you don't know these points, these terms in a clear way, just go and read about it. So relative humidity of 40 to 60% is suitable for most of the crop. ओके, मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स के लिए 40 to 60% क्रॉप जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब ज्यादा आइडियल हो जाती है। बट आई थिंक अबव 50%, अबव 50-60% ये क्या होगा, पेस्ट अटैक स्टार्ट हो जाएंगे, पेस्ट एंड फंगल अटैक, है ना, फंगल अटैक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सो ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ये आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे मैं आपको एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो, एग्जाम के रिलेवेंट ना हो। अब ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है तो जो ट्रांसपिरेशन है वो लो हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है, ये क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी रोल प्ले करती है। मेन इसका होता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, फंगल अटैक बढ़ जाएगा। ओके, लो हो गई तो ट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन जब हाई हो जाएगा तो क्या होगा, H2O की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है बढ़ जाएगी। सो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इंटरलिंक्ड है। देन ये काफी थोड़ा सा बस 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं। अब आई थिंक ये लास्ट पॉइंट ही है, तो चलिए जल्दी समझ लेते हैं। सनलाइट, अब आपको पता है ये कैसे, जो सोलर रेडिएशन होता है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन है ये फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट इट्स रोल, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, because we all have read that in photosynthesis process sunlight is required. Okay, and other elements you also know, water, CO2 are also required, but primary component of photosynthesis is sunlight, solar radiation. Okay, so amount of sunlight affects growth and yield of crop. How? सनलाइट या सोलर रेडिएशन हाई टाइम के लिए मिल गया, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या होगी, अगर ओवर हो गया
तो फोटोसिंथेसिस लो हो जाएगी। अब ये भी अगर लो हो गई तो ऑलरेडी ये फोटोसिंथेसिस बिल्कुल लो होगी। तो कुल मिला के आपको इन सम वे photo sunlight is a very essential part for the vegetation growth. And next point is vegetation. Sorry, wind. How wind affects? What is the basic function of wind? It carries the moisture and heat with it, because air have some moisture. Air contains the moisture in the form of relative humidity and some heat. If moisture is high, then heat will be low. If moisture is very less, heat will be high in the air. अब कोई भी क्रॉप है, उसकी ग्रोथ के लिए 4 to 6 किलोमीटर पर आवर की जो विंड है, विंड मूवमेंट है, वो आइडियल है, सुटेबल है. इफ इट एक्सीड्स more than 6 kilometer per hour, then it will damage the crop mechanically. You can imagine that this is the plant. Okay, if wind is moving like that, then it will, what will be the result? This will go like this. This is the result. Okay, so in this way, wind also play a vital role. So we will discuss next about social factors. I need to make give one example that this is the field. Okay, up in this area, wind speed is very high. What will you do? What will you do? Tell me. मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट्स विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेड्स के रिगार्डिंग. अब ये क्रॉप ग्रो हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? इन दिस डायरेक्शन, let me change the color of pen. In this direction you will start planting trees in some distance. Okay, so the speed of wind will be slow down. What speed of wind will be slow down, and direction will be also get deflected. Okay, so this is the concept of protection of crops against the high winds. अब हाई विंड्स कहाँ चलेंगे? जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा, हाई प्रेशर एरिया, दोनों के बीच का डिफरेंस जब होगा तो विंड मूवमेंट करती है. अभी आपने ज्योग्राफी में पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट. दिस इज द बाइलिंगुअल. Most of the students are from majority of you need in Hindi, so I started merging both language. I started the lectures in a bilingual. Okay, so अभी आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए. मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ. अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स और बचे हैं, वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे. अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स ये बचे हैं बस, और कुछ इसके अलावा नहीं बचा है. Soil characteristics. Soil play also a very vital role. All plants are grown in soil. So nature of soil is also important to understand. Soil fertility, texture, drainage capacity of a soil affect the crop productivity. अब यहाँ पे जो सैंड सॉइल है, इसमें आप कॉटन उगाइए, नहीं उगेगी, बिकॉज कॉटन हैव अ different needs for its growth, for its survival. It requires clay soil. What? It requires clay soil for its growth. क्योंकि कॉटन का हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो भी. देन सैंडी क्रॉप. सैंडी क्रॉप में क्या होता है? ग्राउंड नट होता है. व्हाट? ग्राउंड नट. It grows well in sandy soil. If you start growing in this clay soil, you will not get any yield, because sandy soil start losing easily, but clay is a very sticky while it is a moisturized. When it get any moisture from anyhow, then it get sticky and clumpy. तो ये ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए सैंड सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है. इसी तरह ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है ना, डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं. तो आपको बस बेसिक टेम्पलेट तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा.
और ये जो फर्स्ट यूनिट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ, फर्स्ट यूनिट ऐसी है जिसमें आपको कभी कोई क्लियर नोट्स नहीं मिलेंगे, चाहे जितना आप एफर्ट्स दे लीजिए। बस ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से फिल्टर करे हुए नोट्स हैं। मैंने खुद पूरा एफर्ट्स लगाए इनको फिल्टर करने में, जो एग्जाम के रिलेवेंट बनाना है। और जो आपको मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा बेकार है। वो बस कंटेंट केवल कंपाइल करके आपको सर्व किया जा रहा है। द होल कंटेंट इज अ वेरी बैड, not bad, but it is a useless because it is a bulky. Every material which is available in the market is a very bulky. So unit one, just prepare these topics in a fodder material, some top fodder material, and just vomit in the exam, because these topics needs conceptual understanding. Okay, and the nature of question is a very difficult, yeah, different. तो आपको बस केवल सॉल्व कर देना है। आपको जैसे डिमांड है हर क्वेश्चन की अलग रहती है, आपको पूरी डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिट वन के टॉपिक्स हैं है ही ऐसे। एक दो चार टॉपिक छोड़ के, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया और पॉल्यूशन हो गया, बस यही जो लास्ट टॉपिक, ये टॉपिक है लास्ट है, इसके अलावा सारे टॉपिक्स इजी हो जाते हैं। तो ये 3 लेक्चर जो हैं ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, बट फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, प्लीज कमेंट करिए, यू फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट वन इज अ टोपोग्राफी एंड एलिवेशन। व्हाट इज टोपोग्राफी, व्हाट इज इट? मैंने यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है। टोपोग्राफी क्या है? जो फिजिकल फीचर होता है, जो फिजिकल नेचर ऑफ एनी लैंड, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, कि ये टेरेन बने हुए, ये देखो स्टेप वाइज कल्टीवेशन हो रहा है, इसको टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं। ओके, व्हाट इज इट? इट इज नोन एज टेरेस कल्टीवेशन। तो ये जो पूरा माउंटेन एरिया, माउंटेनस एरिया है, ये सब क्या है? टोपोग्राफी है, माउंटेनस टोपोग्राफी। व्हाट इज इट? माउंटेनस टोपोग्राफी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे क्रॉप ग्रोथ डिफर करती है। ओके, क्रॉप ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है हाई माउंटेनस एरियाज में। ये यहाँ पे इरोजन हो जाता है, इरोजन हाई होता है, ड्रेनेज फैसिलिटी जो ड्रेनेज जो इशू रहता है। अगर लो लैंड एरिया है, ये हाई लैंड मीन्स टॉप वाला एरिया है, ये हाई लैंड। अब जो जहाँ पे वाटर स्टार्ट एक्यूमुलेट होगा वो क्या होगा? लो लैंड होगा, क्योंकि वहां पे वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इस तरह से टोपोग्राफी और एलिवेशन जो होता है ना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप ग्रोथ में। सो हमारा ये एक सेगमेंट कंप्लीट होता है। So we have completed first segment of this lecture. So what are the social environment, or we can say social factors that affect crop distribution? Social factors that affects crop distribution. Cultural practices and knowledge. Local farming traditions and knowledge influences the crop selection and management practices. अभी कोई particular area है, just take example of नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम। अब उनके पास जो अवेलेबिलिटी है वो, ये तो राइस है, मतलब है तो बहुत कुछ, बट वहां पे जो सुटेबल है उसी एरिया में होता है बहुत अच्छा, डिमांड अच्छी है, वो राइस की है। वीट वहां पे बहुत कम होता है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, वहां पे अच्छी खासी ग्रो की जाती है, ठीक है। जैसे कि मेरा फ्रेंड है हैलाकंडी, वो गुवाहाटी के जस्ट पास में है। ओके, दिसपुर जो है सिटी है आसाम, दिसपुर, उसके पास है हैलाकंडी। दिस इज अ प्लेस हैलाकंडी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाइन एप्पल ग्रो करते हैं। व्हाट दे ग्रो? पाइन एप्पल ग्रो करते हैं, बिकॉज वहां पे कंजप्शन ज्यादा है, कल्चरल प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा है, लोकल फार्मिंग ट्रेडिशन में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो जो नॉलेज है वहां के पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, और ट्रेडिशन है, फार्मिंग ट्रेडिशन, उसके बेस पे ना ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। अब traditional methods and indigenous knowledge can enhance the crop resilience and crop productivity. How it is? अब ये GHIAS, ये टर्म आप सर्च करिएगा। ये यूनाइटेड नेशंस FAO,
ये प्रमोट कर रहा है। अब आपको ये होमवर्क है आपका, इसके बारे में सर्च करना, और जब सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आप करिएगा, तब मुझको पता चलेगा ना कि आप लोग सीरियस हैं लेक्चर्स में, क्योंकि मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन है, वॉच रेशियो बहुत ज्यादा स्लो है। तो कभी कभी लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना बंद कर दूं, क्योंकि आप लोगों को रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जो एस्पिरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हाई कोर्स, जो महंगे महंगे कोर्स हैं, उनके लिए ही बेनिफिट मिल जाएगा। तो प्लीज एक्टिव रहिए, एक्टिवनेस दिखाइए मेरे लेक्चर्स में, क्योंकि मैं भी आपके लिए एफर्ट्स दे रहा हूँ ना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक मैंने पहला स्लाइड ये स्किप कर दिया है, थोड़ा सही से, एक मिनट, मैं सारा सारा क्लियर कर देता हूँ ये। लेट मी क्लियर एवरीथिंग written in slide. Wait. Then next point is cultural preferences. अब टेक एग्जांपल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, यहाँ पे राइस जो है, दिस इज अ स्टेपल फूड, दिस इज अ स्टेपल फूड, बट इन नॉर्थ इंडिया preference is a wheat, because we make chapati and we consume chapati. Okay, so this is a cultural preference. Okay, dietary habits play, cultural preferences and dietary habits play significant role in determining which crops are grown and consumed in particular region. जैसे कि मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, ठीक है। मार्केट डिमांड, अब इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी ज्यादा रोल प्ले करेंगे। मार्केट, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड होगी, जैसे पर्टिकुलर कोई क्रॉप क्रॉप है, उसकी डिमांड जिस एरिया में है, उसी तरह से जो फार्मर्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, वही क्रॉप ग्रो करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के एग्जांपल लेते हैं, या फिर ले लेते हैं शुगर केन का। वेट, ये, ठीक है, सॉरी फॉर बैड मैप। अब ये यूपी है, यहाँ पे क्या तराई रेंज है, जस्ट हिमालयन फुटहिल्स के पास का जो एरिया है उसको तराई रेंज बोलते हैं, तराई एरिया। दिस एरिया इज नोन एज द फुटहिल एरिया ऑफ हिमालय इज नोन एज तराई region, and this region has a high water table, so this is ideal for cane cultivation, sugar cane cultivation, okay, sugar cane cultivation। अब यहाँ पे मार्केट डिमांड भी काफी ज्यादा है, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ sugar, so farmers of this area grow always the sugar cane. If they not start if they don't cultivate sugarcane, they start cultivation of rice, because rice cultivation is also very high, and market demand is high for rice. Rice is exported, and India is the one of the top most exporter of rice. And in rice, basmati rice is top most product which is exported from India. What? Basmati। अब इकोनॉमी में रिपोर्ट आएगी, उसमें आप देखिएगा बासमती राइस का ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। तो अभी के पे देखिए टोमेटो, जस्ट अभी प्रेजेंट टाइम पे जो टोमेटो है, 15 days एगो प्राइस ऑफ टोमेटो वाज वेरी हाई, दिस वाज अराउंड 200 to 250 rupees kg। So tomato and lentil crop, with which crop? Lentil crop, okay, the rate of these two crops were high, so farmers in next year they will start grow in this season tomato, because they know that they have grown tomato and earned um,
much more money. They got economic profit from out of tomato and lentil crop. Many farmers in Maharashtra, I read a news in Maharashtra. One farmer started selling tomatoes in during this particular tomato crisis, and he earned around 4 crore rupees in just 20 days because it has sold around 1800 carat of tomato in just rate of around 3000 rupees per carat. Okay, earlier this rate was 250, 300, but now he got around 300 rupees per carat. Carat is a box. What is carat? Carat is a box. Okay, and in this box around 5 to 10 kg tomatoes or any other product get filled. So in market area, unit is carat. So these are the social factors that are essential. What are the environment other factors? Technology and infrastructure. Technology and infrastructure very essential part. If you have warehouse, what warehouse? The market price. If a particular crop has a very low price during on season, you will store your crop just like potato in a on season in a warehouse, and when in this off season you will collect these potatoes from the warehouse and sell to market. You will get huge profit. Transportation facilities comes under infrastructure. अब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है ना, तो आप जो क्रॉप है आप किसी भी एरिया पे ले जा सकते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एरियाज पे ले जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाता है, वो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स, बिकॉज एग्रीकल्चर में से वो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं। अब ये तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे एग्रीकल्चर में से एग्रोनॉमिकली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन से होती हैं। जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, फूल होते हैं, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंडर में आते हैं। अब ये पेरिसेबल होते हैं, पेरिसेबल नेचर के होते हैं। पेरिसेबल क्या होता है, जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क काफी अच्छा होना चाहिए। और हमेशा आप देखिए, नोटिस दैट all horticultural crops are grown near the market area, because if you go far from the market, it may the quality of these products may get reduced. ओके, क्वालिटी खराब हो सकती है, जब तक आप मार्केट में पहुंचाएं टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स हो, और ये स्टोरेज फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब जैसे एमपी है, एमपी इंडिया का जो एमपी वाला पार्ट है, वहां पे ड्रिप इरिगेशन प्रमोट की जा रही है, जिससे कि इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है वो बढ़ जा रही है, और क्रॉप में जो पल्सेज हैं उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गया है। ठीक है, जो पल्स का रेट है वो प्रोडक्शन का हाई हो गया है, अच्छी यील्ड मिलती है इन फार्मर्स को। सॉइल भी फेवरेबल है, कहीं की रेड सॉइल है, कहीं कहीं कुछ ब्लैक सॉइल है। जो अटैच्ड एरिया है गुजरात से महाराष्ट्र से, वहाँ पे ब्लैक सॉइल है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट। अब यू नो एमएसपी, देयर आर 22 क्रॉप्स which is notified by Indian government. अब आप हमें ये बताइए, अगर अभी तक आप इलेक्शन में बने हुए हैं, एमएसपी कौन लागू करता है? विच कमेटी इनैक्ट एमएसपी, फिक्सेस द प्राइस ऑफ एमएसपी। एमएसपी क्या है? एक तरह से इंडिकेटर है कि अगर मार्केट में आपको अच्छा रेट नहीं मिल रहा तो आप हमको बेच दीजिए, आप कम से कम प्राइस के लिए अश्योर्ड हैं, उसी अकॉर्डिंग आप क्रॉप ग्रो करेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी क्रॉप सुटेबल है और किस चीज की डिमांड है और गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे रही है। तो इस टाइप की सारी जो फैसिलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और क्रॉप प्रोडक्शन में। आई होप आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा डाउट आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर दोज जो अभी तक लेक्चर पे मेरे साथ बने हुए हैं।
अगर अभी तक आप बने हुए प्लीज लेक्चर में अभी जाके नीचे कमेंट करिए, तुरंत के तुरंत कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले ना कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग कंटिन्यूअसली देखते हैं तो। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सारे के सारे लेक्चर्स प्लीज देख लीजिएगा जो मैंने पहले अपलोड किए हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है तो भी प्लीज कमेंट करिए, हम आपकी डिमांड को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।